नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका खबर हाट के इस मंच पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में बढ़ता हुआ विवाद। मामला उबाल पर आ गया है। मुद्दे हैं दो। एक तो है भाषा, यानी कि हिंदी को थोपने की तैयारी, और दूसरा है संसद की सीटों का डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। दोनों मुद्दे इस टाइम उबाल पर हैं। चेन्नई में मीटिंग हुई है। अधिकतर दलों ने डीएमके की मीटिंग में भाग लिया। कमल हासन भी आए और अल्टीमेटली एक बात का सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखा जाए तो दक्षिण भारत के ऊपर हिंदी को लादने की एक कवायद है। कमल हासन तो यहां तक बोल गए कि इंडिया को हिंदिया बनाने की बात हो रही है। इंडिया को हिंदिया बनाने की बात हो रही है। फिर उनको पुरानी जो भाषा की नीति थी, 3 लैंग्वेज फार्मूले की जो नीति थी, जब उसको लागू करने की बात की गई थी तो तब कहा गया था कि उत्तर भारत के अंदर भी एक दक्षिण भारत की भाषा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आइडली यही स्टेट होनी चाहिए। अगर दक्षिण में हिंदी को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, तो उत्तर भारत के अंदर भी दक्षिण भारत के राज्यों की जो भाषाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। लेकिन वो बात दबी की दबी रह गई और तीसरी भाषा के रूप में उत्तर भारत में या हिंदी पट्टी के राज्यों में, जिसे अक्सर कई बार गोबर पट्टी भी कहा जाता है, वहां पर तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को प्रेफर किया गया। और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था बीच में हरियाणा को छोड़ के जिसने कुछ समय के लिए तेलुगु को छोटी क्लासेस में कुछ समय के लिए लागू किया था। बाकी किसी राज्य ने इसे उचित नहीं समझा कि तमिल भाषा को या तेलुगु को या कन्नड़ मलयालम को उत्तर भारत के किसी राज्य में 5वीं 6ठी क्लास से 9वीं क्लास तक लागू कर दिया जाए इनिशियल रूप से। दरअसल एक किस्म का एक एटीट्यूड निकल के आ रहा है भाषा पर कि हम तुम्हारी भाषा क्यों सीखें, तुम हमारी भाषा सीखो। हम तमिल में तेलुगु में बात क्यों करें, तुम हिंदी में बात करना सीखो। और कुछ लोग तो यहां तक जो मंत्री जैसे आठवले जैसे हैं, जो मंत्री तो हैं लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं है, एक तरह से इस किस्म की बातें करते हैं जिससे पता लगता है कि भारत की इस कैबिनेट के अंदर क्या कहते हैं कि ज्ञान का बहुत अभाव है। मूर्खतापूर्ण बातें निकल कर आती हैं। किस किस्म की? हिंदी तो राष्ट्रभाषा है भाई। हिंदी कहां से राष्ट्रभाषा भाई? भारत में सभी राजभाषाएं हैं। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी को साथ में लिया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी को तब तक जब तक कि भारत की भाषाएं आपस में इस लेवल पर ना पहुंच जाए कि जहां बिना अंग्रेजी के काम किया जा सके। लेकिन सवाल तो यह है कि अंग्रेजी का प्रभुत्व तो बढ़ चुका है पूरे भारत में, और एकमात्र जो सर्वमान्य लैंग्वेज है भारत के अंदर वो अंग्रेजी है। अब चाहे आप नागालैंड जाओ, मिजोरम जाओ, असम जाओ, बंगाल जाओ, गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो, जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, तो अंग्रेजी की मान्यता तो चारों ओर सुरसा के मुंह की तरह फैल रही है। हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो अंग्रेजी के खिलाफ बात करे। सब अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब मोदी सरकार लागू करना चाहती है, उसका अंदर एक इनबिल्ट मैंडेटरी पार्ट है जो कहता है कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। 3 भाषा का फार्मूला मैंडेटरी है, वहां पर ऑप्शनल नहीं है। अब तमिलनाडु 2 भाषा के फार्मूले पे काम करता है जो इंग्लिश और तमिल है। वो तीसरी भाषा को ऑप्ट नहीं करता है। सरकार कहती है कि हम तीसरी भाषा के रूप में इसको लागू करना चाहते हैं और आप हमें सहयोग दीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे फंड रोक देंगे। और करीब करीब 2200 करोड़ रुपए के फंड तमिलनाडु के रोक दिए। स्टालिन को यहां तक कहना पड़ा, आप हमारे 2200 करोड़ रोक सकते हैं ना, तो रोक लीजिए। हम आपके 4 लाख करोड़ रोक सकते हैं जो आप तमिलनाडु से जीएसटी के रूप में और इनकम टैक्स के रूप में लेके जाते हो। आप ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि व्हाट तमिलनाडु गिव्स टू द सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, गोबर पट्टी के राज्य नहीं देते हैं। जब 1 रुपए देता है तमिलनाडु तो उसको 29 पैसे वापस मिलते हैं। कर्नाटक को 1 रुपए दे के 15 पैसे वापस मिलते हैं। आंध्रा और तेलंगाना को करीब 40-45 पैसे वापस मिलते हैं।
50-52 पैसे के करीब केरल को वापस मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 32-34 पैसे वापस मिलते हैं दक्षिण के 5 राज्यों को। उत्तर में देखा जाए तो आपको हर एक को 1 रुपए के बदले ज्यादा पैसे मिलते हैं। बिहार को तो 7 रुपए 6 पैसे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश को 2 रुपए 73 पैसे मिलते हैं और मध्य प्रदेश को भी 2 रुपए से ज्यादा मिलते हैं। यानी कि जो आप ये जो गोबर पट्टी का राज्य है, जो आप केंद्र को कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको वापस मिलता है। तो कौन ये पैसा दे रहा है? पैसा तो दक्षिण भारत दे रहा है या फिर पश्चिम भारत देता है। बाकी सब तो खाने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप फ्री अनाज देते हो तो आप पैरासिटिक रिलेशनशिप पैदा कर रहे हो, पैरासाइट पैदा कर रहे हो, परजीवी पैदा कर रहे हो। तो हिंदी पट्टी जो है दक्षिण भाषा के ऊपर, दक्षिण राज्यों के ऊपर एक किस्म से परजीवी का काम कर रही है। आप कब तक ऐसा सिचुएशन देखेंगे जहां पर आप दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो पैसे कमाएंगे और आप खाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो भाषा का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और परिसीमन का मुद्दा उससे बड़ा ज्यादा हो चुका है। यानी कि अमित शाह को निकलकर कहना पड़ा कि दक्षिण भारत की एक भी सीट कम नहीं होगी। भाई एक भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन उत्तर भारत की सीटें तो बढ़ जाएंगी ना। असली मुद्दा तो ये है यहां पर। अब कहा जा रहा है कि जो उनकी सीटें इस समय लगभग 25 और 30% के बीच में है, जो क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की, वो घटकर सिर्फ 18% रह जाएंगी और हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनकी सीटें बढ़कर 60% से ज्यादा हो जाएंगी। तब तो ना ईस्टर्न इंडिया की जरूरत रहेगी, ना वेस्टर्न इंडिया की जरूरत रहेगी, ना दक्षिण भारत की, ना नॉर्थ ईस्ट की जरूरत रहेगी। गोबर भट्टी के 4 राज्य फैसला करेंगे, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान मिलकर कि हिंदुस्तान पे हमको राज करने का, आप कर लो क्या करते हो। तो इस किस्म की जो सारी की सारी चीजें हैं, ये स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी स्वीकार नहीं है, एज ए चैनल के रूप में भी स्वीकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो 1971 की जो खास तौर से जनगणना हुई है, उसके आधार पर जो अभी का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको 800 सीटें भी करनी है पार्लियामेंट बढ़ा के, तो रेशो वही रहनी चाहिए जो आज की रेशो है, उस रेशो के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दक्षिण भारत का जो प्रतिशत है वो वही रहना चाहिए, जो उत्तर भारत का प्रतिशत है वो भी वही रहना चाहिए। पश्चिम और क्या कहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया का प्रतिशत वो भी वही रहना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि उनकी जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर वो बढ़ सके। लेकिन सरकार बुलडोज करना चाहती है। सरकार को यह समझ नहीं आता कि वो भाषा के मुद्दे पर और परिसीमन के मुद्दे पर देश का बंटवारा कर रही है। देश अगर बट गया तब क्या होगा? मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत होगी, इसको संवेदनशीलता के साथ हमें इसके साथ व्यवहार करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही बात करते हुए 25 साल के लिए टाल दिया था, इसको आगे फिर से 50 साल तक टाल देने की जरूरत है। अगर आप नहीं टालेंगे तो भारत का विभाजन आपके सामने खड़ा है। भाषा के आधार पर ही एक राज्य बना था जिसका नाम बांग्लादेश था। हालांकि दोनों का धर्म एक था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का धर्म एक था, लेकिन धर्म एक होने के बावजूद भाषा के आधार पर दुनिया में पहला मुल्क बना। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम एक बार फिर से भाषा के आधार पर अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है और एक तरह से मूर्खता की सारी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि दादागिरी और तानाशाही से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई करके देख लीजिए। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश टूटा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? उत्तर और दक्षिण भारत का जो विवाद है इस टाइम उबाल पर है। उत्तर भारत के लोग अपनी दादागिरी के आधार पर हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं, जो शायद बाकी के राज्यों को मंजूर नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि पैसे के रूप में कमजोर भी हैं, लेकिन तानाशाही दिखा के जो समृद्ध राज्य है उसके ऊपर राज करना चाहते हैं, डंडा चलाना चाहते हैं। वो समृद्धि नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। उनके ऊपर जब राज चलाओगे तो आपको लगेगा कि हम तो अज्ञानी और पूरे के पूरे अनपढ़ होकर भी उन पर राज चला सकते, तो हमारे जैसा कौन हो सकता है। तो भारत का बंटवारे का एक और साधन तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे ज्यादा हम क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फीडबैक देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खबर हाट को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिनेश के ओरा न्यूज टाइम जो हमारा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद आप सब।